Hello guys, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory body examination. So आज के PIB Insights में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया स्पेस पॉलिसी एंड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम बोथ वेडनेसडे एंड थर्सडे. कल हमारा PIB Insights मिस हो गया था ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस, बट आई हैव एंश्योर्ड यू कि हम कोई भी दिन का न्यूज़ मिस नहीं करेंगे. दो वीडियो बीच में एक आध मिस हो भी जाता है, बट व्हाट वी ट्राई टू एंश्योर कि जो न्यूज़ कवरेज है वो हमारा प्रॉपर रहे, हर एक दिन कवर हो. सो आज भी मैं 21st एंड 22 दोनों दिन की न्यूज़ लेके आया हूँ इसमें. ठीक है, तो दोनों दिन का PIB आया है यहाँ पे. इसके अलावा उससे मैंने जो पहले 21st को मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे 20th PIB न्यूज़ के, उसके मैं आपको आज आंसर्स बताऊंगा. ठीक है, तो बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का. स्टार्ट करते हैं. तो पहले है हमारा स्कीमा. पहले हम पिछले लेक्चर के आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्पेस पॉलिसी पढ़ेंगे. फिर जो मैं 5 एरिया से क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये वो 5 एरिया सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, शुगर सेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ. इस बार ये SBI PO के मेंस में क्वेश्चन आया था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग ईयर क्या होता है ना. तो वो था नवंबर दिसंबर, बेसिकली नवंबर से नेक्स्ट ईयर की दिसंबर तक. सो ये होता है हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग ईयर. सिमिलरली दे कैन आस्क की शुगर का सीजन कौन सा होता है. ठीक है, देन नेशनल पेंशन सिस्टम, ये क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज कि यहाँ पे PFRDA ने नोटिफाई करी है अमेंडमेंट्स फॉर ट्रस्ट. जो ट्रस्ट संभालता है इस फंड को, उसके अपॉइंटमेंट्स में क्राइटेरिया में अमेंडमेंट की गई थी. उसके लिए ही PFRDA ने एक नोटिफिकेशन निकाला था. तो नेशनल पेंशन सिस्टम न्यूज़ में था, तो उस पर क्वेश्चन है. देन हमारा रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारी. इट इज़ टू बेसिकली रिवैम्प दी डिस्ट्रेस्ड डिस्कॉम्स. डिस्कॉम्स मतलब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. सो ये कंपनीज क्या होती हैं कि पहले एक जगह अगर पावर जनरेट होती है, फिर वो ट्रांसमिट होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे आती है, वो आगे फिर कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर. ठीक है, देन आते हैं हमारे कोल PSUs पे. कोल PSU को पता है कि काफ़ी चीज़ों में होते हैं इन्वॉल्व. दे डू माइनिंग के कारण में दे हैव टू डू कट डाउन ट्रीज एट्सेट्रा. तो प्लांटेशन में वो क्या है उनका, तो उनको कोई स्टेप लेना पड़ता है. गवर्नमेंट भी कहती है कि यू हैव टू प्लांट. अगर आप वहाँ से पेड़ पौधे उखाड़ के कोल निकाल रहे हो तो यू आर लाइबल टू प्लांट ट्रीज एज वेल. तो कौन सी टेक्निक यूज़ कर रही है बाय कोल PSUs, जिसके कारण वो एक बेटर वे में एफॉरेस्टेशन कर पा रहे हैं. तो उस पर एक क्वेश्चन है MCQ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एक बार प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. तो पहला स्किल इंडिया सेंटर हुआ है हमारा ओडिशा में. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज जो भी ऐसी फर्स्ट होता है न्यूज़, फर्स्ट इन पर्सन, फर्स्ट इन न्यूज़ होता है, तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो इसका आंसर है ओडिशा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन CPI एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबरर्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि ये जो क्वेश्चन है आप कॉमन सेंस से भी यूज कर सॉल्व कर सकते हो. पहला है द रिटेल प्राइसेस यूटिलाइज इन कंपैरिजन ऑफ CPI AL एंड RL आर सेम. ऑफ कोर्स बोथ शुड बी सेम. अब ऐसा तो नहीं है कि हम जो प्राइसेस पे एक रूरल लेबर खरीद रहा है, एक दुकान वाला रूरल लेबर को कुछ आइटम बेच रहा है, एग्रीकल्चर लेबर आ गया उसको अलग प्राइस से बेचेगा. ऐसा तो नहीं होता है. प्राइसेस रिमेन सेम इन रूरल एरियाज फॉर बोथ रूरल लेबरर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स. तो प्राइसेस विल रिमेन सेम फॉर ऑफ कोर्स फॉर कंप्यूटिंग द इंडेक्स. तो पहला स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. दूसरी थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है. द स्टेटमेंट है द रूरल लेबर हाउस होल्ड्स हु डिराइव देयर 75% और मोर ऑफ द टोटल इनकम आर कंसिडर्ड एग्रीकल्चरल लेबरर. तो ये क्या है हमारा, ये इनकरेक्ट है. अगर वो 50% से ज़्यादा भी अपना लेबर का हिस्सा एग्रीकल्चर से लेके आ रहे हैं तो उनको हम एग्रीकल्चर लेबर कहा जाते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर. ठीक है, अदरवाइज उसको हम नहीं कहते हैं अगर 50% से कम है तो 50% इज़ द बेयर मिनिमम लिमिट, नॉट 75%. तो ये क्या है, इनकरेक्ट. आंसर क्या है हमारा 50% यहाँ पे. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है हमारी. अगर अगेन द थर्ड स्टेटमेंट ए भी आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो. फॉर CPI A एंड CPI RL वेट्स आर डिफरेंट टू डिफरेंस इन द कन्वर्जेंस ऑफ 2 सीरीज. हाँ, वेट्स अलग अलग है यहाँ पे, कि हो सकता है कि यार जो एग्रीकल्चर वाला है वो फूड पे इतना खर्चा ना कर रहा हो, जो नॉर्मल रूरल लेबर है फूड पे ज़्यादा खर्चा कर रहा है. तो रूरल लेबर का फूड का वेटेज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर लेबर के फूड के वेटेज का. तो ये क्या है, द डिफरेंस है वेट्स का, बिकॉज दोनों की
ऑफकोर्स अगर हम CPI नॉर्मल से कंपेयर करें इसको, वहाँ भी वेट्स डिफरेंट होंगे। वेट्स डिफरेंट क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ कंजम्पशन पैटर्न अलग है। जो कंजम्पशन पैटर्न एक अर्बन हाउस होल्ड का है, वो कंजम्पशन पैटर्न एक रूरल हाउस होल्ड का सिमिलर नहीं हो सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि CPI अर्बन में एंड CPI रूरल में, CPI रूरल के अंदर हाउसिंग को 0% वेटेज दिया गया है, तो इट्स अ बिग थिंग है। वेयर CPI अर्बन में इट हैज़ गिवन अ वेरी गुड वेटेज। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर रूरल में हाउस होल्ड जो होता है हमारा हाउसिंग पे खर्चा होता है, उसको इतना ज़्यादा बड़ा नहीं माना जाता है। वेयर एज इन अर्बन हाउसिंग बिकम्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द स्पेंडिंग। सो इसलिए हमारा देयर आर डिफरेंस इन वेट्स। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बोथ A एंड C। ठीक है, तो अगर आपको B स्टेटमेंट नहीं पता तो स्टिल आप A एंड C एंड ऑल B एंड C में 50-50 रह जाते। ठीक है, तो एग्जाम में फिर आप इसको मार्क करते हैं। जहाँ पे भी आप 50-50% पे आ जाते हो एग्जाम में MCQ के अंदर, वो आपको सॉल्व करने होते हैं डिपेंडिंग कि आपने सही से गेस वर्क लगाया है। इट शुड नॉट बी ब्लाइंड गेस। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड है हमारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। काफ़ी बारी न्यूज़ में रहता है। तो पहला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंटेन्स कंट्रोल्स एंड मैनेजेस स्कूल। दिस इज इनकरेक्ट, इट इज़ नेस्ट। नेस्ट एक बॉडी है जो ST की एजुकेशन पे, नेशनल एजुकेशन बॉडी फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये इस पे फोकस करती है, तो ये है नॉट NCST। ठीक है, NCST नहीं है, NEST है। ठीक है, एवरी ब्लॉक विद मोर देन 50% ST पॉपुलेशन एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन विल हैव एन EMRS। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। जहाँ पे इनकी डेंसिटी ST पॉपुलेशन की 90% से ज़्यादा है, इट इज़ प्रपोज कि वहाँ पे हम बोर्डिंग स्कूल भी बनाएं, डे बोर्डिंग स्कूल। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट, विच इज़ बोथ B एंड C। ठीक है, तो GI टैग की बात करते हैं हम। GI टैग के बारे में भी काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है। तो GI टैग होता है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। GI टैग बेसिकली ये कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर एरिया में बन रहा है, उस प्रोडक्ट की कुछ स्पेशलाइजेशन है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस एरिया को डिनोट करती है। मतलब वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का, सेम वैरायटी का, सेम टेस्ट का, सेम टाइप का प्रोडक्ट जो है किसी और पार्ट में इंडिया में या कहीं और नहीं बन सकता है, एंड दैट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो ये होता है GI टैग। तो जो इस एरिया के अंदर कंपनीज होती हैं, व्हाट दे गो टू द गवर्नमेंट एंड आस्क फॉर GI टैग। तो उनको 10 साल के लिए GI टैग दिया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, हम आपकी कंपनी को GI टैग दे रहे हैं बिकॉज आप जो है नॉर्म्स फॉलो कर रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर GI प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये होता है हमारा GI टैग। कि अब पहली स्टेटमेंट है, इट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ असाइनमेंट, ट्रांसमिशन, लाइसेंसिंग, प्लेज। ठीक है, मतलब GI टैग, अगर आपके पास GI टैग है वो कोई मोनेटाइज नहीं है। मतलब आप उसको बैंक में जाके नहीं बोल सकते हो कि देखो इसकी वैल्यू है, वो तो पूरे एरिया का टैग है ना, वो आपका खुद की कंपनी का नहीं है। आप बस वैसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो सिमिलर टू दैट GI है, सेम टू दैट GI है। ठीक है, नॉट 100% बट एटलीस्ट 99%। ठीक है, तो आप उसके बेस पे बैंक में जाके लोन नहीं ले सकते हो कि मैं कल को लाइक अगर आपने पेटेंट लिया है तो बैंक को पता है पेटेंट कल को मार्केट हो सकता है, बट GI टैग ऐसे मार्केट नहीं हो सकता है। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, इट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ असाइनमेंट, ट्रांसमिशन, लाइसेंसिंग, प्लेज, मॉर्गेज और अदर सच एग्रीमेंट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट। B है हमारा द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ GI इज वैलिड फॉर 10 years। ठीक है, ये तो सिंपल है। देन इट कन्फर्स लीगल प्रोटेक्शन। यस, इट कन्फर्स लीगल प्रोटेक्शन। आपके प्रोडक्ट को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है GI टैग के अंदर। मतलब कोई और अगर उसको लेगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये था कि आप GI टैग को मॉर्गेज की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो, कोलैटरल की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो, उसको आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, उसके आप लाइसेंसिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो डील वैल्यू। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, जो अमेंडमेंट हुआ था कंपटीशन का एक्ट के अंदर, ठीक है, जिसको CCI जो हमारी कमीशन है वो देखती है, जो अप्रूव करती है मर्जर्स एंड एक्विजिशन को। तो बेसिकली CCI क्या करती है, इट इंश्योर्स कि मार्केट में कंपटीशन रहे, कोई एक मोनोपोली ना ले ले, बिकॉज अगर वैसा हो गया तो कस्टमर्स के लिए या फिर एंड कंज्यूमर्स के लिए वो एक हार्मफुल चीज़ है। बिकॉज अगर किसी पे सप्लाई का कंट्रोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो दे कैन फिक्स एनी प्राइसेस, वो जितना प्रॉफिट चाहे ले आए, और उसके कोई कंपटीशन नहीं है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो इसीलिए कंपटीशन होना जरूरी है। तो इसी के रिगार्डिंग कोई मर्जर्स होता है, कोई एक्विजिशन होता है, तो इसको कौन देखता है, CCI देखता है। तो कितना मिनिमम उसका डील वैल्यू होना चाहिए, उसके ऊपर की ही CCI देखता है, 2000 करोड़। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला।
इसके अलावा इस एक्ट जो अमेंड हुआ है लास्ट ईयर 2023 के अंदर, उसके काफ़ी प्रोविजन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्योंकि सिंस इंपॉर्टेंट है, ये आरबीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट डायरेक्टली रिलेट्स टू इकोनॉमी कहीं ना कहीं, फाइनेंस कहीं ना कहीं, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर कहीं ना कहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरबीआई। तो हमारे अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर अगर आप हमारा कंटेंट पढ़ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, स्पेशली द अमेंडमेंट एक्ट जो लास्ट ईयर आया था, और इसका आंसर हमारा 2000 CR, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द एफडीआई पॉलिसी ऑफ स्पेस। तो रिसेंटली स्पेस पॉलिसी न्यूज़ में थी बिकॉज यहाँ पे एफडीआई पॉलिसी को लेके अमेंडमेंट की गई है। पहले एफडीआई इन स्पेस वाज ओनली अलाउड थ्रू गवर्नमेंट रूट, अब इसको ऑटोमेटिक रूट में भी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज लिया गया है। क्यों लिया गया? बिकॉज व्हाट वी वांट टू प्रमोट स्पेस। हम स्पेस को क्यों प्रमोट करना चाहते हैं? बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर स्पेस टेक, ठीक है। तो काफ़ी कंट्रीज जो स्पेस में जाना चाहते हैं, अब देखो गल्फ कंट्रीज ने भी स्टार्ट कर दिया है अपना गल्फ में स्पेस में ऑपरेशन चालू करना, प्लस स्पेस में डिफेंस के लिए रिगार्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसका सैटेलाइट पे कंट्रोल होता है वो ही कैन डू रेकनेंस जो होता है हमारा प्रॉपरली, वो मैपिंग कर सकता है। सो स्पेस हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन न्यूमरस एरियाज। वेदर फोरकास्टिंग हो गया हमारा, इमेज सेंसिंग हो गया हमारा प्रोड्यूसिंग इमेजेस हो गया हमारा, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हो गया, गूगल मैप्स एक्सेट्रा है ना, हमारा वुड से दी मैप्स हो गए हमारे, ठीक है। सर्वे कोई करना वो हो गया, हमें फास्टर कम्युनिकेट करना है वो हो गया। प्लस उसके अलावा जो हम प्लैनेट के मिशंस करते हैं या सैटेलाइट मिशंस करते हैं, लाइक रीचिंग टू मून, उसके साउथ पोल पे जाना, देन सन के बारे में स्टडी करना। बिकॉज व्हेन वी डू दीज थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने इंडिया को बता रहे हैं कि वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस मच थिंग्स। तो उससे क्या होगा, इंडिया एक हब बन सकता है कि हम स्पेस हब बन जाए और बाकी कंट्रीज हमारे यहाँ से अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाएं। और इंडिया एक बहुत अच्छी ज्योग्राफिकल आई वुड से रीजन में है, बिकॉज यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंडिया का मैप ऐसे है कुछ, मैं सिर्फ नीचे का ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ से जब भेजते हैं सैटेलाइट को, तो यहाँ पे क्या ओशियन है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अगर एक्सीडेंट हो तो किसी और कंट्री में फॉल कर जाए वो जो हम लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट, या कोई व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं, इधर पोलर सैटेलाइट है या फिर दूसरा है, ठीक है, या जियो सिंक्रोनस है, जो भी है, तो हम यहाँ से लॉन्च करते हैं। तो बहुत अच्छा लोकेशन पे है हमारा, ठीक है। सो वी हैव अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हियर। प्लस उसके अलावा वी हैव बिल्ट अ ट्रस्ट आफ्टर द मंगलयान मिशन जो हमने अचीव किया, जहाँ पे हमने लैंड करवाया हमारे लैंडर को, ठीक है। हमने वहाँ से सैंपल्स भी कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए। तो दिस शोज इंडियाज स्ट्रेटेजिकली कंपैरेटिवली एडवांटेज देन अदर कंट्रीज। तो एक इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका बहुत बड़ा यूज़ है, ठीक है। सो स्पेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो स्पेस में और हम क्या चाहते हैं कि हर चीज़ गवर्नमेंट ना करे, हर चीज़ इसरो ना करे, उसकी भी एक क्या है लिमिटेशन है। गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड अ लॉट, वट दे वांट प्राइवेट parties to become a part of the space sector. Now there is a huge interest from private sector, हर एक जगह से है, ठीक है। सब चाहते हैं कि हमारा, फॉर एग्जांपल अगर इलोन मस्क के स्टारलिंक की बात करें हम, और भी सारी चीज़ें हैं जो दोज हु वांट टू हैव प्रेजेंस इन स्पेस, ठीक है। तो देयर इज़ अ ह्यूज इंटरेस्ट। और स्पेस में खाली सैटेलाइट नहीं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। कम्युनिकेशंस के लिए डिवाइसेस हो गई हमारा विच सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है। सोलर पैनल्स का यूज़ भी किया जाता है। तो देयर इज़ अ ह्यूज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन स्पेस सेक्टर। अब यहाँ पे हम डिफेंस रिलेटेड भी चीज़ें कर सकते हैं, रडार वगैरह टेक्नोलॉजीज होगी वो सब भी, है ना। सो इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। तो इस सब को कैटर करने के लिए ही हम इंडिया ने 2023 के अंदर स्पेस पॉलिसी लेके आया। उससे पहले 2020 के अंदर से ही हमने काम करना स्टार्ट कर दिया था काफ़ी सारा। तो ये न्यूज़ में था कि हमने एफडीआई पॉलिसी को ट्वीक किया, और क्या एफडीआई पॉलिसी ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा अप टू 74% अंडर ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट पे सिर्फ 74% है, और ये भी इन चीज़ों में है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स एंड ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट। Beyond 74% these activities are under गवर्नमेंट रूट, ठीक है। 74% का गवर्नमेंट रूट पे चली आती है।
देन अप टू 49% अंडर ऑटोमेटिक रूट, launch vehicles and associated systems or subsystems, creation of spaceports for launching and receiving spacecraft. Beyond 49% these activities are under government route. Up to 100% under automatic route. तो एग्जाम में पूछा सकते हैं कि क्या ये जो है, क्या सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन क्या 100% ऑटोमेटिक रूट में है? नहीं, ये नहीं है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स, सब सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट्स, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट, ये है हमारा 100% पे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, हम वी हैव अलाउड 100% अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो अगर एग्जाम में होता है इज FDI इन स्पेस सेक्टर अलाउड 100% तो इन अंडर ऑटोमेटिक रूट, तो आपका आंसर होगा येस, ऑटोमेटिक रूट में भी 100% अलाउड हो चुकी है। ठीक है, और अब हर जगह नहीं हुई है, कुछ जगह पे कंडीशंस भी हैं, इसके हिसाब से हम कह रहे हैं हो चुकी है, थर्ड के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा गया है, इसको देख सकते हो। ठीक है, दिस इज अ जनरल थिंग यू कैन रीड अगेन। इसके अलावा दिस इज ऑल यू कैन रीड कि क्या क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। Now the important thing here are the entities. एक एंटिटी है इन स्पेस और एक है NSIL और एक है इसरो। अब सब में डिफरेंस क्या है? इसरो तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे कुछ बताने की बात नहीं है। इन स्पेस ही क्या मैं बताता हूँ, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों है? मैंडेटेड टू प्रमोट, हैंड होल्ड, गाइड एंड ऑथराइज स्पेस एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। कंट्री में स्पेस एक्टिविटीज़ क्या है? एक गाइड वे में होनी चाहिए, एक ऐसे नहीं कि अनरेगुलेटेड होनी चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वो नेशनल इंटरेस्ट को सिग्निफाई कर रहे हैं एंड उसका प्रॉपर यूज़ होना इंपॉर्टेंट है। उसका कोई मिसयूज़ हो, कोई ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाए जो कंट्री के लिए हार्मफुल रहे, तो ऐसा ना हो। इट शुड बी प्रॉपर गाइडलाइंस। तो ये गाइडलाइंस कौन निकालेगा? इन स्पेस ही निकालेगा, विच स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, For this purpose, IN-SPACE E shall periodically issue guidelines and procedures that would, among other things, promote ease of doing business. ठीक है, ease of doing business की जो प्राइवेट एंटिटीज है उनके लिए काम करना आसान हो। ठीक है, तो वो इंश्योर करवाना है। Then ISRO, you all know, it is national space agency, will focus primarily on research and development of new space technologies and applications and for expanding the human understanding of outer space. ठीक है, now ISRO का भी एडवांटेज रहता है कि यार कि हम प्राइवेट पार्टीज से हेल्प ले, क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो इसरो हर चीज़ तो नहीं बनाएगा। तो वोट दे बोन कि अगर इंडिया में काफ़ी कंपनीज आ जाए जो हमें हेल्प करे, हमारे सप्लाई चेन को और स्ट्रॉन्ग बनाए, अगर ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पा रहा तो हम उनसे डायरेक्टली ले लें। तो ये भी एक एडवांटेज है इसका। ठीक है, उसके अलावा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? इट इज़ अ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। मतलब कि इसरो चाहता है कि यार एक तो मैं प्राइवेट बॉडी से हेल्प लूँ और जो मेरा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं इसको मोनेटाइज करके एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करूँ। ठीक है, तो ये कौन करेगा? ये करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। सो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। तो जितना भी इसरो का आइडल एसेट्स है इसको मोनेटाइज करवाना, इसको बिकवाने का काम किसका है? NSIL का है। सो NSIL एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कमर्शलाइजिंग स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म क्रिएटेड थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर, मैन्युफैक्चर, लीज और प्रोक्योर स्पेस कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजीज, प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम प्राइवेट ऑन साउंड कमर्शियल प्रिंसिपल। ठीक है, सो बेसिकली क्या कह रहा है? कमर्शलाइजिंग स्पेस की बात की जा रहा है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर पे हुआ है उसको कमर्शलाइज करवाना है। ठीक है, तो होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा एक प्रोग्राम है यूवी का प्रोग्राम, ये अभी न्यूज़ में रहा था। ठीक है, यूवी का इज बेसिकली जो क्लास 9 के बच्चे हैं उनको ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट किया जाए बेस्ड ऑन सम क्विज एंड देयर एकेडमिक बैकग्राउंड, उसके फिर सेलेक्ट किया जाए एंड उनको इसरो की फैसिलिटीज़ में लाके उनसे एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाए, उनको चीज़ें बताई जाए। इसका एक प्रोग्राम है यूवी का, इसके बारे में आप रीड कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर हमारे पास क्योंकि अभी क्या कुछ एक्टिविटीज़ ऐड की गई हैं, तो पहली है अंडर लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम बेनिफिशियरी शेयर ऑफ द प्रीमियम फॉर फार्मर सिर्फ 15%। तो लाइफ स्टॉक पे भी इंश्योरेंस मिलनी चाहिए, तो उसमें बेनिफिशियरी जो है फार्मर उसको 15% देना है। क्या ये सही है या गलत बताना है आपको? द प्रेजेंट रीअलाइंड नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन हैज़ 3 सबमिशंस, क्या और 3 सबमिशन का ये है, या को बताना है कि ये तो करेक्ट है, NLM के 3 सबमिशंस हैं, और क्या वो 3 सबमिशंस ये हैं या कोई और हैं आपको पता होना चाहिए। अप टू ₹50 लाख सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू प्राइवेट कंपनीज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर फोडर सीड प्रोसेसिंग सेंटर्स। मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स फोडर के लिए सीड को प्रोसेस करवाएंगे, यानी ग्रेडिंग करवाएंगे, एक्सेट्रा करवाएंगे, उनको गवर्नमेंट जो है 50 लाख तक का कैपिटल देगी। तो क्या ये सही है या गलत है, आपको ये बताना है।
ठीक है, ठीक है। नाउ शुगर सीज़न का क्या हमारा टाइमलाइन रहता है वो बताना है आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में ऐसी चीज़ें आ रही हैं, लाइक SBPO मेंस में आया था इथेनॉल ब्लेंडिंग ईयर, ठीक है। तो डेट यू कैन सी। एक मैं चीज़ बताता हूँ, अगर RBI का एग्जाम दे रहे हो तो RBI के प्रीवियस ईयर देखो, जनरल अवेयरनेस के, SBPO मेंस के भी 2 साल के आप देख सकते हो क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के। इस साल के देखोगे तो वो अच्छे क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी RBI लेवल तक के ही आए हैं वो भी, मेंस के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ऑन नेशनल पेंशन सिस्टम। क्या ये सिर्फ पेंशन ओनली स्कीम है? बी स्टेटमेंट है एनी इंडिविजुअल सिटीजन, कोई भी सिटीजन रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो इस एज में आ सकता है। ओपनिंग NFS मल्टीपल अकाउंट्स अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें से करेक्ट बताना है, ठीक है। अब है अगला रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये 25-26 तक है, 21-22 से ये बताना है। इसके अंदर जो ये है एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड एवरेज रियलाइजेबल रेवेन्यू गैप को जीरो करना है तब तक। इट डज नॉट इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम्स, ठीक है। तो आपको इसमें से अगेन करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है बट ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ये आई कैन से कि फेज 2 में ऐसे क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस रहता है। ऐसे जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं इनमें डिटेल में चीज़ें आना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और आ भी सकती हैं ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत करना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द स्कीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 5th है हमारा प्लांटेशन टेक्निक कौन सी है जो PSU यूज़ कर रहे हैं बेसिकली फॉर एफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। क्या मियागी मेथड है यहाँ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF क्या होता है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, फिर प्रूनिंग मेथड, फिर एग्रो फॉरेस्ट्री, या फिर बोथ 1 and 4, ठीक है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया हो। एंड अब इसके बाद हम मंडे को मिलेंगे। अब मंडे तक आपको क्या करना है, जितने भी इस वीक में लेक्चर हैं सारे एक बार रिवाइज कर लेना। एंड वन मोर थिंग, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज इससे क्या हो रहा है आपका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। एंड वंस यू ट्राई टू इन्वॉल्व आपकी लर्निंग ज़्यादा हो जाती है। तो जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।